अब आप लोग भी थोड़ा सा उत्सुक हो रहे होंगे, उस आवाज़ को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे जिसकी कशिश हर दिल में बसती है। एक वैसी गंभीर आवाज़ जो कहीं न कहीं हर घर में बस जाती है, दिल में बसती है, घर करती है। उस आवाज़ को सुनने और उनके विचार जानने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे मेहमान श्री हरीश विमानी सर का। सर कृपया आएं। मैं डॉक्टर समय हूं। देवियों और सज्जनों, अनुष्ठान की तरह मैं हर काम करता हूं। मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन JJTU के चांसलर डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला, IG जयपुर श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, DIG CRPF दिल्ली श्री नरेंद्र कुमार सिंह, SP झुंझुनू श्री प्रदीप मोहन शर्मा। देखिए, ये पुलिस वाले हैं, सर्वव्यापी हैं, ना हो तो भी हैं। और वैसे ही हमारे सांसद, झुंझुनू के माननीय सांसद श्री नरेंद्र कुमार खीचर, कोई और कुल नाम मन में आ रहा था। अन्य महानुभाव, पदवी आकांक्षी छात्र, देवियों सज्जनों, दरअसल आज मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि छत्र छाया दी है विनोद टिब्रेवाला ने। मेरे पास हैं पुलिस वाले और सामने है घराड़ी। इसलिए आज मारे हिवड़े में कोई डर है को नहीं। देवी और सज्जनों, मैं जब भी राजस्थान आता हूं तो यूं समझिए सुदूर अतीत में कहीं खो जाता हूं। ऐसा लगता है कुछ ढूंढता सा रहता हूं। ऐसी भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं अतीत से मुझे, और वो शायद इसलिए कि हम मूल रूप से ओरिजिनली हम जैसलमेर रहे, बल्कि कुछ अरसे से मुझे आभास हो रहा है कि डॉक्टर टिब्रेवाला के माध्यम से अपना दयावान, शौर्यवान, रंगीला राजस्थान मुझे कह रहा है कि खम्मा घड़ी हरीश भिमानी सा, राजस्थान तो थारे पुरख्यारी धरती है, इका वास्ते पधारो थारे ने मारे देश। तो यहां आते हुए आजकल जो दुनिया के हालात हैं उसके परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए मेरे मन में विचार आया कि एक व्यक्ति है जो आसमान से गोले बरसाकर अपने विचारों से विश्व को विनाश की तरफ धकेल रहा है, और एक व्यक्ति है जो बिना कोई नगाड़े पीटे अपने विचारों से विश्व को विकास की तरफ ले जा रहा है। और वो व्यक्ति हमारे मध्य में है। इन्होंने मुझे आज अलंकृत किया है, मेरा अलंकरण किया है, मैं उनका नामकरण करता हूं। व्यक्ति जिनके विचार से विश्व को विकास की तरफ ले जाते हैं वो हैं वी डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला।
तो सो मैं आ गया, राजस्थान आ गया, झुंझुनू आ गया, JTT। और आश्चर्यचकित हूं कि कैसे एक व्यक्ति जिसने ईश्वर से इतना कुछ पाया, उसने मानवता को उससे अधिक दिया, और बदले में क्या पाया? सेवा करने की संतुष्टि और देश को, राज्य को, प्रांत को, शहर को आगे बढ़ते देखने का गर्व। देखिए, सेवा करने की सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी सेवा करना जिसके सकारात्मक परिणाम दिखें, हम महसूस कर सकें, ये बड़ा ही जटिल काम है। और ये मुश्किल काम विनोद टिब्रेवाला जी ने कैसे करके दिखाया? मेरा विचार है एक कारण है उनके माता पिता के पुरखों के संस्कार, उनका इंजीनियर होना, और फिर उद्योगपति होना। यानी कि वो हर काम में पहले विश्लेषण और योजना साथ रखते हैं और लक्ष्य से कभी हटते नहीं हैं। So what did Dr. Tibrewala do to achieve his benevolent objectives? As a first step, he became a lifetime trustee of Sri Rajasthani Seva Sangh, a premier charitable trust providing education. He has been the president and trustee since 1999, and the Sangh has increased its strength during that period from 300 to 8,500 students. They are studying from KG to PG. Here he also made many reforms for the improvement of education and inculcated discipline. He is also a tough administrator. He has been a member of the Academic Council from 2001 to 2005 and Senate member of Mumbai University from 2005 to 2010. He has recommended various job-oriented courses. क्या अर्थ होता है इसका? हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण तो है, लेकिन दुर्भाग्य से उससे भी महत्वपूर्ण है डिग्री पाना, कि लड़के ने डिग्री पाई है कि नहीं, दो मार्केट्स के लिए, उसके व्यावसायिक भविष्य के लिए और मैरिज मार्केट के लिए। लेकिन उससे हासिल क्या होता है? डॉक्टर टिब्रेवाला ने कहा कि कौशल ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उन्होंने रेकमेंड किए, और केवल कोर्सेज नहीं रेकमेंड किए, ही गॉट इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट। राजस्थानी सेवा संघ के तत्वावधान में आपने मुंबई के JB नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा स्वयं झुंझुनू के शक्ति मंदिर को मूल्यवान सेवाएं प्रदान की। By the way, it is one of the 10 largest temples of Rajasthan. देखिए, हम ये कहते थकते नहीं हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, लेकिन हम फेलिसिटेट करते हैं अधिकतर केवल छात्रों को, जो छात्र आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है और जो अच्छी तरह से उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन राजस्थानी सेवा संघ ने डॉक्टर टिब्रेवाला के नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 51,000 रुपए की राशि से।
और शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण मैंने देखा ये विशाल जेजेटी यूनिवर्सिटी परिसर। आप सब जेजेटी से ही संबद्ध हैं ना? मैं होता तो तालियां ही नहीं उछल पड़ता। जब से मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में सुना तो इसकी कुछ विशेषताओं ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इनमें सबसे ऊपर है पर्यावरण। अभी कोई 1.5 दशक पहले ये बंजर भूमि थी, यहां कुछ भी नहीं था और आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी बन गई है। विकास के साथ साथ यहां पर्यावरण को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमें अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालना है, न कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी है। देवियों, सज्जनों, स्कॉलर्स, छात्र, मेरा ये विश्वास है कि सोशल सर्विस की गंभीर पढ़ाई कर रहे किसी छात्र को डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला की कार्यशैली, उनके कार्यकलाप और उनके कार्य पर शोध कार्य करना चाहिए। बल्कि वो थीसिस, वो पीएचडी थीसिस स्वयं सोशल वर्क का हिस्सा होगी। चलिए इसका शीर्षक मैं दिए देता हूं। इसका टाइटल होगा योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, जब भी श्रीमद् भगवद गीता की बात आती है तो हम रटा रटाया एक ही श्लोक कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और फिर कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की मत सोचो। नहीं, ये अशुद्ध है। कर्म किया जाता है फल के लिए, फल से पहले होता है लक्ष्य, और बिल्कुल फल की आशा में कर्म किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, उसमें बुद्धि, उसमें अनुशासन मिश्रित किए जाते हैं। तो क्या कहता है ये श्लोक? ये कहता है कि फल में आसक्ति न रखो। जहां आसक्ति रखी, यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर वर्क। लेकिन उससे भी आगे इसी दूसरे अध्याय में, ये कर्मयोग का हिस्सा नहीं है, ये सांख्य योग का हिस्सा है। कहा है कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी कि कुशलता से किया हुआ कार्य स्वयं योग की पराकाष्ठा है। Said in simple English, work done to perfection is itself its greatest reward. और मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर टिब्रेवाला परिवार इस सिद्धांत पर काम करते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ हद तक मैं डॉक्टर टिब्रेवाला की इस पुनीत यात्रा का साक्षी रहा हूं। हम लोग पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। सभी लड़के मटर गश्ती करते हैं, सभी लड़के पढ़ते हैं। अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं वो अच्छे छात्र ही होते हैं अधिकतर, और हम कुछ अच्छे छात्रों में ही गिने जाते थे। लेकिन एक लड़का था विनोद, हर चीज में सीरियस होता था। काम में सीरियस, क्या पढ़ाया गया है उसमें सीरियस, क्या पढ़ाया जाने वाला है उसमें सीरियस, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सी लेबोरेटरी में क्या नया प्रोजेक्ट करना है, उसकी पूर्व तैयारी करने में जनाब सबसे आगे थे। उनका एक तकिया कलाम था जो मुझे आज तक याद है। वो भी करना पड़ेगा ना।
यानी वो तो करना ही पड़ेगा। जब हम ये सुनते थे तो हम कहते थे कि ये कुछ नया करने वाले हैं जो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो दूभर होगा, लेकिन ये जरूर करेगा। क्योंकि जितनी अच्छी वो स्टूडेंट लाइफ जीते थे उतने ही वो अनुशासन प्रिय थे। मैंने ऐसा सुना है कि 50, 52, 55 के बाद उन्होंने, जबकि वो सफलता से ऐश्वर्य तक पहुंच गए थे, कई सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उद्योगपति थे, और उन्होंने कह दिया कि अब मैं इसकी लगाम, इसकी कमान आने वाली पीढ़ी को देता हूं। तो उनसे पूछा गया कि इतनी जल्दी ये क्या, इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों, इतनी जल्दी ऐशो आराम क्यों चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, है कुछ ऐसा कि अब तक मैं 8 घंटे काम करता था, अभी 12 घंटे करूंगा। और ये काम केवल मेरे लिए नहीं होगा, ये काम होगा आगे की पीढ़ी के लिए और हमारे समाज, हमारे प्रांत, हमारे देश के लिए। और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कुछ असाधारण काम कर दिखाया है। According to me, this is called true creation of wealth, because a nation is not just known by its GDP, but by the diversity, opportunities, and the quality of education it provides. और सच कहूं तो यही सही मूल्य है आज मेरे इस अलंकरण का। देखिए, थोड़ी सी अतिशयोक्ति के साथ कहा गया है कि इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई के पश्चात जब मैंने मेरे व्यवसाय में प्रवेश किया, मनोरंजन के विश्व में, तब ये व्यवसाय, स्वर विश्व कहिए, वॉइस वर्ल्ड कहिए, यूं समझिए एक जंगल की पगडंडी थी जो स्वयं नहीं जानती थी कि उसका गंतव्य कहां है। और अभी कुछ सालों में जिसने महामार्ग का रूप धारण कर लिया है, और कहा जाता है कि उसमें कुछ योगदान मेरा है। But today I realize with a surge of gratitude that a university in Rajasthan has done more for the under-recognized profession of oral communication, also known as voiceovers or narration, than a sustained effort of the whole voice artist community could have done. The university has recognized a dedicated member of the voice industry, me, जिसे अब तक महाभारत के समय के रूप में प्रतिष्ठा तो मिली थी, लेकिन JGT विश्वविद्यालय ने मुझे D.Litt से विभूषित करके मुझे ही नहीं, मेरे व्यवसाय को गरिमा प्रदान की है। इसलिए मेरा अटल विश्वास है कि ये सम्मान केवल मुझे नहीं, अमित विस्तार पा रहे मेरे रोचक स्वर व्यवसाय को, वॉइस इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। May I congratulate all the scholars who are about to change their name from Mr. or Miss to Doctor. And I do hope that you will continue contributing to not only growth but development of our country. Thank you very much. मेरे साथ गूंज से कहिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग क्या जिस आवाज़ की बात कर रहे थे हम लोग बहुत पहले से,
वो स्पेशल डायलॉग वो आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो बहुत जोर से तालियां बजाइए और डिमांड कीजिए। सर प्लीज। जिस पठन की बात हो रही है उसके सही वातावरण को अनुभव करने के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ सेकंड के लिए आप आंखें मूंद लें। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। इसकी एक एक घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र हूं। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर सत्व काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य के साथ जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं, क्योंकि मैं समय हूं। इस आवाज की कशिश के दीवाने ऐसे ही लोग नहीं हो जाते, यूं ही नहीं हो जाते। वो आपको महसूस हुआ होगा। और अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे, कह रहे थे कि इन्हें बहुत सुरक्षित वातावरण महसूस हो रहा है, बहुत सुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। हमारे पुलिस डिवीजन के लोग हैं, इनकी घरवाली हैं यहाँ पे, तो उस सुरक्षा की भावना को और करीब करने के लिए हम इनकी घरवाली मैडम श्रीमती रेखा भिमानी जी को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। और स्वागत है मैम आपका। और अपने चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला सर से हम आग्रह करेंगे मैम प्लीज आप चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला सर से आग्रह करेंगे कि आप इनको सम्मानित करें। हमारी मेहमान श्रीमती सर आप भी साथ में जी श्रीमती रेखा भिमानी जी का और इनके बारे में जानकारी दे दें। मैम जो है ये भी बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और बहुत सारी फिल्मों, बहुत सारे सीरियल्स में इनकी आवाजें आती हैं, बहुत सारे एड्स में इनकी आवाजें गूंजती हैं। तो ये दोनों सर और मैम एक दुनिया ही अलग बसा लिए हैं, ये वॉइस ओवर की दुनिया जो है, और उसको आज इस लेवल पे सम्मानित किया जा रहा है जी। तो मैं मैम से भी एक बार आग्रह करूंगा अपनी कुछ यात्रा के एक छोटे पहलू को हम लोगों के साथ साझा करें। मैम श्रीमती रेखा भिमानी जी।
नहीं मैम आप सुना सकती हैं। कितने सारे स्कॉलर जो अपनी नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, एक अच्छी शुरुआत के साथ उनकी शुरुआत हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपसे आग्रह है, कृपया यहाँ पे आए। मैं सोच रही थी साहब मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैं जवाब दूं, क्योंकि आदत मेरी वो रही है कि पूछा जाए तो बोलो। सच कह रही हूँ? नहीं, हर पति की तरह, इस विश्व के हर पीड़ित पति की तरह, चाहे व्यवसाय के लिए मैं बोलता हूं, लेकिन सुख शांति के लिए मैं सुनता हूं। आप वैसे साक्षात समझ ही गए होंगे कि वास्तव में कौन बोलता है। नहीं, ये बहुत दुरुस्त कहा, क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूं कि इस व्यवसाय का नाम नहीं था, आज जाके पड़ा है वॉइस इंडस्ट्री। तो मुझसे बार बार पूछा जाता था कि ये वॉइस ओवर, ये नरेटर, ये ब्रॉडकास्टर, जैसे आरजे हैं आज, वो क्या होते हैं, उसकी व्याख्या क्या है? तो मैं एक वाक्य में कहता हूं कि ये वो पुरुष हैं जो अपनी पत्नी से ज्यादा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और मैम का, अपनी गरिमामय आवाज से हम सभी को रूबरू कराने के लिए। और अब मैं मिसेस माया गुप्ता जी को मंच पर आने का आग्रह करता हूं। कृपया मंच पर आप पधारें। श्रीमती माया गुप्ता जी। मैं अपने चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जी से आग्रह करूंगा, कृपया श्रीमती माया गुप्ता जी का सम्मान फूलों के गुलदस्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हरीश सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही विश्वविद्यालय के बारे में भी, हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाले के बारे में भी, और अपनी उसी गंभीर आवाज में, एक तो बात का वजन और दूसरे आवाज का वजन, दोनों का जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो बात की गंभीरता तो थी ही, और आवाज की गंभीरता जब उसमें शामिल हुई तो उसका मजा कुछ और ही दिखा। और हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला, इनके बारे में कह सकते हैं आप, इनकी जर्नी को जो भी देखता है कि प्रसिद्धि के रास्ते आसान नहीं होते, प्रसिद्धि के रास्ते आसान नहीं होते, उड़े बिना पहुंच में आसमान नहीं होते। कुछ खोया, कुछ पाया, कुछ नई राहें बनाई, कि मेहनत के बिना मुट्ठी में जहान नहीं होते। तो चाहत को विषम राहों से गुजरकर भी जमीन पर उतार लेने की जिद के पर्यायवाची डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला, और उस जिद का प्रतिफल श्री जेजीटी यूनिवर्सिटी आज समाज के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बन चुका है। महान विचारक, शिक्षाविद, लेखक और समाजसेवी डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और अपने दो शब्द आज शुरू हो रहे इनके सफर के लिए अपने आशीर्वचन के साथ कहें। माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला सर।